पहला पॉइंट ये, पहला पॉइंट क्या होगा, लिखिए उत्पादन में वृद्धि, उत्पादन में वृद्धि। नंबर 2, बेहतर उत्पाद गुणवत्ता। भाई एआई या रोबोट का उपयोग होगा तो उत्पादन में वृद्धि होगी। दूसरा, बेहतर उत्पाद गुणवत्ता, उत्पादन लागत में कमी। नेक्स्ट, या प्रतिकूल परिस्थितियों में, या प्रतिकूल परिस्थितियों में कार्य करने में सक्षम है। नेक्स्ट, एआई के प्रयोग से व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य संबंधी सुरक्षा, व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य संबंधी सुरक्षा कानून लागू नहीं होंगे। नेक्स्ट, मजदूर संघ और मजदूर कानून का सामना नहीं करना पड़ता है। मजदूर संघ और मजदूर कानून का सामना नहीं करना पड़ता है। नेक्स्ट, एआई का प्रयोग लंबी अवधि में मानव श्रम के अपेक्षा सस्ता होता है। मानव श्रम की अपेक्षा सस्ता होता है। उत्पादन की प्रक्रिया पर उच्च स्तरीय प्रबंधन लागू किए जा सकते हैं। नेक्स्ट पैरा से लिखिए, वर्तमान में भारत में एआई प्रणाली का उपयोग करके निम्नलिखित फैक्ट्री की स्थापना की गई है। नंबर 1, ऑटोमेटेड ब्रिक फैक्ट्री। ब्रिक्स फैक्ट्री। देखिए, ये फैक्ट्री की स्थापना दिल्ली में की गई, जिसमें मात्र 3 व्यक्ति की सहायता से इस फैक्ट्री में प्रतिदिन लाखों ईंट का उत्पादन किया जा रहा है।
लाखों ईंट का उत्पादन किया जा रहा है। उत्पादन लागत बहुत कम है। नेक्स्ट दूसरा लिखिए, सेकंड, तमिलनाडु में भारत की प्रथम डार्क फैक्ट्री आ गई। भारत की प्रथम डार्क फैक्ट्री को स्थापित किया गया, जो कि सेमी कंडक्टर इंडस्ट्री है। यह पूर्ण रूप से एआई आधारित है। नेक्स्ट तीसरा, जो पूर्ण रूप से एआई आधारित है। तीसरा लिखिए, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के पास एप्पल फोन के भागों को असेंबल करने का टेंडर है। यहां भी पूर्ण रूप से एआई का उपयोग किया जा रहा है। कल बताया था ना डार्क फैक्ट्री, ये सब आने वाला क्वेश्चन है। डार्क फैक्ट्री क्या होती है? ये डार्क फैक्ट्री के कॉन्सेप्ट को ही बनाया गया। जब पूरी तरह से एआई यूज करेंगे तो फैक्ट्री डार्क फैक्ट्री हो जाती है। कल आप ठीक नहीं क्लास में डार्क फैक्ट्री पढ़ा है, थोड़ा सा बता देता हूं जो लोग नए हैं। नहीं होता क्या है ना कि जैसे सबसे पहले जैसे एडिडास का जूता बनता है या कोई भी फैक्ट्री होती है, तो फैक्ट्री में आप देखेंगे, थोड़ा समझ लीजिए लोग नहीं जो थे क्लास में, तो फैक्ट्री में क्या होता है कि जैसे जूता बन रहा है, मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं, तो जब जूता बनता है या कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता है, तो उस फैक्ट्री में एक असेंबली लाइन होती है। असेंबली लाइन का मतलब जैसे जूते का ऊपर का भाग आ रहा है, नीचे का भाग आ रहा है, फीता आ रहा है। अब यहाँ कुछ लोग बैठे हैं, कुछ यहाँ बैठे हैं, कुछ यहाँ मजदूर बैठे हैं, लेबर बैठे हैं। ये नीचे के भाग में टेस्टिंग करेगा, ये ऊपर वाला भाग चपकाएगा, ये फीता लगाएगा या पॉलिश करेगा। तो ये असेंबली लाइन होती है। तो अगर इतने लोग काम कर रहे हैं, तो जो लोग काम करने वाले हैं, तो फैक्ट्री में टॉयलेट भी होगा, फैक्ट्री में कॉमन रूम भी होगा जहां लोग खाना खाएंगे, फैक्ट्री में बस स्टैंड भी होगा, फैक्ट्री में एक फर्स्ट एड बॉक्स भी होगा, यानी डॉक्टर की सुविधा होगी कोई अगर दिक्कत आ गई है। और सबसे बड़ी चीज यहाँ लाइट, प्रॉपर लाइट की पावर सप्लाई होनी चाहिए, ये सारी सुविधा होगी। और ये फैक्ट्री मान लीजिए X किलोमीटर में फैली है। अब अगर इसमें मशीन, भाई कोई फैक्ट्री होती है तो फैक्ट्री में मशीन होती है, रॉ मटेरियल होता है, फिर उसमें रॉ मटेरियल बाद उसमें लेबर होंगे, यानी मैन पावर चाहिए, मैन पावर हो, फिर उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर हो। इतनी चीजें फैक्ट्री में चाहिए। फैक्ट्री का मतलब क्या होता है? जहां समथिंग मैन्युफैक्चर, जहां कुछ बनाया जाता है और यहाँ पे इतने लोग काम करने वाले हो। अब अगर कोई व्यक्ति ने डिसाइड कर लिया कि हम यहाँ पर ये फुल्ली, भाई अब ये फैक्ट्री, अभी जो फैक्ट्रियां है वो सेमी ऑटोमेटेड है, यानी आदमी की जरूरत है वहां पे। और जब ये फुल्ली ऑटोमेटेड हो जाएगी, यानी इसमें क्या होगा? एआई यूज होगा।
तो जो इसमें जो मशीन होगी वो क्या होगी, फुल्ली ऑटोमेटेड हो जाएगी। जब फुल्ली ऑटोमेटेड हो जाएगी तो इनकी जरूरत नहीं है, और जब इनकी जरूरत नहीं तो इसकी जरूरत नहीं, इसकी जरूरत नहीं तो असिस्टेंट जरूरत नहीं है, और लाइट की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सेंसर पे काम करेगी जो फैक्ट्री होगी। अब इसको x किलोमीटर में फैक्ट्री चल रही है, अब x/10 किलोमीटर में चलेगी, क्योंकि आदमी बैठेगा तो उसको स्पेस चाहिए ना। एक छोटे से गोदाम में बड़ी फैक्ट्री चल रही है, कमरे के अंदर बहुत ज्यादा प्रकाश है, तो इसे डार्क फैक्ट्री कह देंगे, इसी को डार्क फैक्ट्री कह देते हैं। अब यहां आदमी की जरूरत नहीं है, नुकसान तो इसका होगा, बेरोजगारी होगी, इसी को डार्क फैक्ट्री कह देते। तो भारत में जो पहली डार्क फैक्ट्री बनी है वो तमिलनाडु में बनी है, जो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स है, जो एयरटेल के फोन को असेंबल करता है, वो डार्क फैक्ट्री कन्वर्ट हो गया। और एक सबसे बड़ा एग्जांपल ऑटोमेटेड ब्रिक फैक्ट्री है जो दिल्ली में बनाई गई है। भाई एक ईंटे का सबसे देखिए, ईंटे का काम एक ऐसा होता है, इसकी डिमांड हमेशा रहती है, क्योंकि हर जगह मकान बन रहा है, 500-600 लोग काम करेंगे, एक सानेगा, एक सांचे में डालेगा। अब फुल्ली ऑटोमेटेड मशीन उन्होंने AI बेस्ड मशीन चाइना से मंगा ली है, और वो सान भी रहा है, पाथ भी रहा है ईटा, और एक ऐसे ब्रिक बना जो चलता रहता है, उसी ईटा रख दिया, वो चला गया, वहां चिमनी की जरूरत नहीं है, पॉल्यूशन हो ही नहीं रहा, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, बिजली से चल रहा है, वहां ईटा पकड़ा है, बाहर निकल रहा है, सब रोबोटिक हो गया, पूरा रोबोटिक हो गया मामला, समझ रहे हैं। तो इस तरीके की फैक्ट्री आ गई है। लेकिन जब इंडस्ट्री रेवोल्यूशन हुआ, थोड़ा सा ये भी लिख लीजिए, क्योंकि ये सब यूपीएससी में क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है। जैसे पूछा जाए इंडस्ट्री 5.0 क्या है, तो थोड़ा सा लिख लीजिए, थोड़ा सा इसको भी हेडिंग डाल लीजिए इंडस्ट्री 1.0, पहले हेडिंग डालिए इंडस्ट्री, इंडस्ट्री 1, पहले इंडस्ट्री, फिर पहले हेडिंग डालिए इंडस्ट्री 1.0, ये क्या है। दुनिया में जो पहली बार फैक्ट्री बनी है वो यूरोप में बनी है, और सबसे बड़ी फैक्ट्री जो बनी है वो हैंडलूमिंग, कपड़ा बनाने की फैक्ट्री हुआ करती थी, और वहां पर बहुत सारी महिलाएं और बच्चे काम करते थे, घुमाते थे, धागा बनाते थे। तो इंडस्ट्री 1.0 हो गई। फिर उसके बाद जेम्स वाट ने इंजन लाया, तो इंजन का उपयोग होने लगा फैक्ट्री में, तो लिख लीजिए थोड़ा सा, विश्व की प्रथम इंडस्ट्री की स्थापना यूरोप में होती है, जिसे क्लॉथ फैक्ट्री या पावर लूम कहते हैं। इस फैक्ट्री में बच्चे और महिलाएं काम करती थी, जिससे कपड़ा बनता था। इस फैक्ट्री में ह्यूमन एनर्जी, मानव ऊर्जा का उपयोग किया जाता था। कुछ समय के बाद जेम्स वाट का जब स्टीम इंजन आ गया, तो यह इंडस्ट्री पावर लूम फैक्ट्री या पावर लूम इंडस्ट्री में बदल गई। और इसमें अभी 1.0 ही चल रहा है, अभी 1.0 ही पढ़ा रहे हैं। कुछ समय के बाद जेम्स वाट ने जब इंजन खोजा, तो यह इंडस्ट्री पावर लूम, LOOM लूम इंडस्ट्री में बदल गई।
और उत्पादन बढ़ गया। उत्पादन बढ़ गया। अब ये देखिए, जब जेम्स वाट का इंजन आ गया तो इंडस्ट्री तेज चलने लगी ना। जैसे पहले धीरे धीरे हाथ, जैसे चरखा समझिए, गांधी जी ने जो चरखा लाए हैं यहाँ पर, उस समय यूरोप में क्या होता था? इंडस्ट्री होती थी, मशीनें होती थी। मशीन को चलाया जाता था मैन पावर से, घुमाते थे 1.0। फिर जेम्स वाट का इंजन आया, इंजन को लगाया तो इंडस्ट्री की स्पीड बढ़ गई। और जब इंडस्ट्री की स्पीड बढ़ गई तो क्या हुआ? उत्पादन बढ़ गया। तो पहले लूम इंडस्ट्री आई, फिर पावर लूम इंडस्ट्री आई। ये इंडस्ट्री 1.0 की ही बात कर रहा है। फिर आइए इंडस्ट्री 2.0। इंडस्ट्री 2.0 अब यहां से जो है मानव का शोषण शुरू हुआ, क्योंकि इंडस्ट्री 2.0 में असेंबली लाइन आ रही, लिख लीजिए। इंडस्ट्री 2.0 में असेंबली लाइन की शुरुआत हो गई और मानव मजदूर बन गया। मानव का शोषण शुरू हो गया। समझिए, जैसे कि असेंबली लाइन है ये, अब ये आदमी धीमे काम कर रहा है। सब एक लाइन में काम, इसको निकाल देंगे, दूसरा ले लेंगे। तो असेंबली लाइन की शुरुआत इंडस्ट्री 2.0 से शुरू होती, यानी इंडस्ट्री और ज्यादा मॉडिफाई हो गई, उत्पादन और ज्यादा बढ़ गया। ठीक है। फिर इंडस्ट्री 3.0। अब इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा मशीन की स्पीड और बढ़ गई। कम्युनिकेशन यानी संचार के लिए टेलीफोन, टेलीग्राम का उपयोग होना शुरू हो गया। तथा इंडस्ट्री सेमी ऑटोमेटेड हो गई। सेमी ऑटोमेटेड हो गई। अब आते हैं इंडस्ट्री 4.0। सेमी ऑटोमेटेड हो गई। अब इंडस्ट्री 4.0, इसमें एआई का उपयोग शुरू हो गया। जिससे इंडस्ट्री की दक्षता और बढ़ गई। दक्षता और बढ़ गई। इंडस्ट्री 5.0। अब देखिए, इंडस्ट्री 5.0 ये कहता है, लिखिए, मैन पावर में स्किल्ड बनाओ। मैन पावर स्किल्ड वाले होने चाहिए, दक्ष होने चाहिए।
यानी अब जो इंडस्ट्री 5.0 होगी उसमें स्किल प्लस एआई होगा। अगर आपके पास स्किल नहीं है तो आप इसे, मैं पिछले क्लास में मैंने कहा, बीए की डिग्री लेके घूम रहे हैं, किसी काम के नहीं। यानी इसके लिए इंडस्ट्री 5.0 के लिए जो भारत की एजुकेशन प्रणाली है उसमें बड़े बदलाव की जरूरत है। जो फर्जी चीजें स्कूल में पढ़ाई जाती हैं, स्किल्ड वाला सिलेबस हो, बच्चा कुछ स्किल्ड सीखे और आगे क्या करके उसको एम्प्लॉयमेंट मिल सके। बात समझ रहे हैं? देखिए, हर आदमी आईएएस आईपीएस नहीं बन सकता, हर आदमी नहीं बन सकता। तो स्किल डेवलप होने की बात कर रहा है इंडस्ट्री 5.0, स्किल प्लस एआई। इंडस्ट्री तभी चलेगी स्किल प्लस एआई होगा। समझ रहे हैं? इससे ज्यादा बहुत ज्यादा आप जाएंगे तो परेशान हो जाएंगे। अब मेन मुद्दे पे आइए, हेडिंग डालिए कि अगर मैं अभी बार बार कहा कि एआई का ये फायदा, अगर एआई का उपयोग लगातार होगा तो किसी भी देश की आर्थिक स्थिति में क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर एआई का उपयोग नहीं करेंगे तो क्या होगा बताइए? अगर हम एआई का उपयोग करेंगे तो क्या होगा, और एआई का उपयोग नहीं करेंगे तो क्या होगा बताओ? एआई का, देखिए मेरी बात समझिए। अब अगर भारत को देखते हैं और एआई का हम जबरदस्त उपयोग करने लगे हर फैक्ट्री में, तो उत्पादन तो खूब बढ़ जाएगा। लेकिन जब लोगों के पास नौकरियां नहीं रहेगी तो जो प्रोडक्ट मार्केट में आएगा उसको खरीदने वाला कोई नहीं। तो भारत की जो इकोनॉमिकल कंडीशन है वो क्या होगी? चली जाएगी। और एआई का नहीं उपयोग करेंगे तो क्या होगा? लोगों को रोजगार तो मिलेगा, उत्पादन तो बढ़ेगा, लेकिन जो आपका उत्पाद होगा इंटरनेशनल मार्केट में अन्य देशों के उत्पाद की तुलना में क्वालिटी इसकी इंफीरियर होगी। क्योंकि मानव जब किसी चीज में लेबर करेगा, उत्पादन करेगा, तो इसमें ह्यूमन एरर आएगा। तो इंटरनेशनल मार्केट में उसकी क्वालिटी क्या होगी? इंफीरियर होगी, तो वो बिकेगा नहीं। तो भी हमारे देश की जो इकोनॉमिकल कंडीशन है वो खराब होगी। तब क्या करेंगे बताओ? यूज करेंगे तो दिक्कत। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अगर हम एआई का उपयोग करते हैं तो आप कहोगे बेरोजगारी आएगी, और ना करें तो भी समस्या। तो तीसरा रास्ता क्या है? को एग्जिस्टेंस ऑफ एआई एंड मैन पावर, यानी दोनों का उपयोग है। हमको कैसे मानव चाहिए, कैसा मैन पावर चाहिए? स्किल्ड वाले हो, स्किल्ड मैन पावर हो, दक्ष वाले हो, उस काम को जानने वाले हो। ठीक है, अब अगला हेडिंग डाल लीजिए। औद्योगिक क्षेत्र में एआई से जुड़े मुद्दे। भारत जैसे विकासशील देश में अत्यधिक रोबोट या एआई के प्रयोग से, रोबोट या एआई के प्रयोग से बेरोजगारी, कामा श्रम का अवमूल्यन, बेरोजगारी कामा श्रम का अवमूल्यन, क्रय शक्ति की कमी, तथा अर्थव्यवस्था का विकास दर तथा अर्थव्यवस्था का विकास दर कम हो सकता है। आर्थिक मंदी के कारण आर्थिक मंदी के कारण
संपूर्ण उद्योग जगत नकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकते हैं, नकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकते हैं। यदि प्रतिस्पर्धा के दौर में रोबोट का प्रयोग, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, यदि प्रतिस्पर्धा के दौर में रोबोट का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया गया तो उद्योग एआई के लाभों से वंचित रह जाएगा। उत्पादन के दर व गुणवत्ता में, उत्पादन के दर व गुणवत्ता में कमी होगी। लागत मूल्य में वृद्धि होगी। तथा यह उद्योग घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पिछड़ जाएगा। घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पिछड़ जाएगा। जो देश की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव डालेगा। समझ रहे ना, ये दोनों की समस्या बता दी। अब तीसरा रास्ता लिखिए, औद्योगिक क्षेत्र में मानव डैश रोबोट। औद्योगिक क्षेत्र में मानव डैश रोबोट, रोबोट के ब्रैकेट लिखिए एआई, सह अस्तित्व के नियम, सह अस्तित्व के नियम लागू किए जाएं तो उद्योग जगत में रचनात्मक कार्य मानव द्वारा कराए जाए, तथा अकुशल कार्यों के लिए रोबोट का प्रयोग किया जाए। इससे देश की अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा। समझ रहे हैं? अब एक हेडिंग डाल लीजिए थोड़ा सा, रोबोटिक प्रोस्थेटिक्स क्या होता है। रोबोटिक प्रोस्थेटिक्स, इसके पहले एक काम और करिए। पहले एक वर्ड है जहां से कई बार पूछता भी है, पहले वो बात करते तब इस पे आते हैं।
पहले डालते हैं बायोमिक्स। ये क्या होता है बायोमिक्स? हेडिंग डाल लीजिए बायोमिक्स। पहले इसको लिख लीजिए बायोमिक्स क्या होती है। ये बायोमिक्स क्या है? देखिए बायो और मिक्स। बायो का मतलब होता है जीव, मिक्स का होता है मैकेनिक यानी मैकेनिकल, यांत्रिक। यांत्रिक यानी जैविक प्रणाली और यांत्रिक प्रणाली को जोड़ दें। जैविक प्रणाली और यांत्रिक प्रणाली को जोड़ दें तो हो जाता है बायोमिक्स। जैसे किसी का हाथ कट गया, रोबोटिक हाथ लगाया, अब वो रोबोटिक हाथ आपके ब्रेन में जो न्यूरॉन है, वही न्यूरॉन के कारण ही, तंत्रिका तंत्र के कारण ही तो आपका हाथ हिला रहे हो। तो जो मैकेनिकल सिस्टम है, वायर है, इसको नर्वस सिस्टम से जोड़ दें तो ये बायोमिक्स हो जाता है। नर्वस सिस्टम यानी बायोलॉजिकल सिस्टम को मैकेनिकल सिस्टम से जोड़ दें, यानी बायोलॉजिकल संवेदनाएं जो सिग्नल्स ब्रेन से आते हैं वो यांत्रिक तंत्र से होते हुए जाने लगे तो ये बायोमिक्स हो जाता है। कृत्रिम हाथ बनाया जाता है। अब इसको लिख लीजिए पहले, इसका मीनिंग क्या है बायोमिक्स। देखिए विज्ञान की नई शाखा है जिसमें किसी यांत्रिक प्रणाली या प्रक्रिया का विकास विज्ञान की नई शाखा है जिसमें किसी यांत्रिक प्रणाली या प्रक्रिया का विकास जैविक संरचना या जैविक प्रणाली से प्राप्त प्रेरणा के आधार पर किया जाता है। जैसे रोबोटिक प्रोस्थेटिक्स, कामा रोबोटिक ऑर्थोटिक्स, रोबोटिक प्रोस्थेटिक्स, रोबोटिक ऑर्थोटिक्स। तो अब हेडिंग डालिए रोबोटिक प्रोस्थेटिक्स। देखिए दोनों को अंतर समझ लीजिए। ये रोबोटिक प्रोस्थेटिक्स क्या है? जैसे आपका हाथ कट गया, नकली हाथ लगाया, अब ब्रेन से जो सिग्नल आ रहा है उस पर यह हाथ काम करे तो रोबोटिक प्रोसेस। जैसे आप इसको ऐसे से मूव कर ले रहे हैं वैसे उस हाथ को करें, यानी जैविक प्रणाली को यांत्रिक प्रणाली से जोड़ दिया। ये क्या है? जैसे किसी को पोलियो हो गया, पैर उसका कमजोर हो गया, ये कवच की तरह उस पैर में लगा दिया तो ये पैर ये क्या करेगा? उसके पैर को बल प्रदान करेगा, वो चलने लगे। तो इसे कहते हैं रोबोटिक ऑर्थोटिक्स। समझ रहे हैं? इसको लिख लीजिए रोबोटिक प्रोस्थेटिक्स में लिखिए। इसका प्रयोग कटे हुए हाथ और पैर के स्थान पर किया जाता है जो प्राकृतिक अंगों के समान कार्य कर सकता है या पूर्ण स्वचालित रोबोटिक अंग है
जो मस्तिष्क से प्राप्त तंत्रिका संकेतों को मस्तिष्क से प्राप्त तंत्रिका संकेतों को कार्य में बदल देता है। नेक्स्ट, रोबोटिक आर्किटेक्ट्स। इस रोबोटिक प्रणाली का प्रयोग लकवाग्रस्त अंगों को बल प्रदान करने के लिए किया जाता है। इसे प्रभावित अंगों पर बाह्य कवच के रूप में लगाया जाता है। जो इसे प्रभावित अंग पर बाह्य कवच के रूप में लगाया जाता है, जो मस्तिष्क से तंत्रिका संकेतों को प्राप्त कर अंगों से सामान्य कार्य कराता है। अंगों से सामान्य कार्य कराता है। ठीक है। हाथ है, पैर है, कट गया तो आप उसको आपके हिसाब से वो बना देंगे, लगा देंगे। आपका जो ब्रेन से सिग्नल आता है उससे काम करना है। हाथ में और कहाँ करेंगे, सर कट जाएगा थोड़ी ना लगेगा। उंगली कट गई दूसरी तो उंगली लग जाएगी, वहां काम होगा। आर्थोटिक्स में हमको पतला हो गया, कमजोर हो गया तो उसके ऊपर लगा देंगे, ब्रेन से जो सिग्नल मिलेगा उससे काम करेगा। समझ में आ रहा है? अब लास्ट हेडिंग डाल लीजिए इस चैप्टर की, भारत में रोबोटिक्स का विकास। भारत में रोबोटिक्स का विकास। आईआईटी, ट्रिपल आईआईटी, एनआईटी। देखिए एक तो आईआईटी होता है ना, एनआईटी और ट्रिपल आईटी। आईआईटी, एनआईटी एंड ट्रिपल आईटी में रोबोटिक्स पर रिसर्च हो रहा है। में रोबोटिक्स पर रिसर्च हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, भारत में कई स्टार्टअप रोबोटिक्स में सक्रिय हैं। भारत में कई स्टार्टअप रोबोटिक्स में सक्रिय हैं, जैसे ग्रे ऑरेंज, जैसे ग्रे ऑरेंज, एसी मूव,
एसीमोव रोबोटिक्स पूरा नाम, एसीमोव रोबोटिक्स और इमोटिक्स और इमोटिक्स इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। नेक्स्ट, ड्रोन और ऑटोमेटेड मशीनें फसल निगरानी और कटाई में मदद कर रही हैं। बाकी आप नेट पे देख के लिख लीजिएगा, बहुत सारा है। अब हम नई तकनीक पे आते हैं, क्योंकि हम ये कुछ चीज लिखाएंगे तो फिर समय बहुत लग जाता है। अगला हेडिंग डाल लीजिए, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ये क्या है? न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम क्या है भारत का? अभी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर क्या है? ठीक है, इसमें ये सारी बात हमको करनी है। तो आइए इसको देखते हैं, इस तकनीक को। देखिए, जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में पहले थोड़ा हम एटॉमिक फिजिक्स समझते हैं, है ना। देखिए, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में 2 चीज महत्वपूर्ण है, जहां से क्वेश्चन आता है। एक तो न्यूक्लियर रिएक्टर, परमाणु भट्टिया, और भारत का 3 स्टेज, ये बंदे हैं क्या? चलिए, तो 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम, भारत का 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम क्या है, उसको खूब अच्छे से जानना है। और थोड़ा आप हाइड्रोजन बम क्या है, परमाणु बम क्या है, कैसे एनर्जी इससे रिलीज होती है, ये समझना है। तो पहले इसके लिए बेसिक चीज समझिए, ठीक है। देखिए, आप इतना तो जानते हैं, ये जो पूरा ब्रह्मांड है ना, ये ब्रह्मांड जो बना हुआ है वो परमाणु का बना हुआ है। परमाणु अणु में तो अंतर समझते होंगे, कई परमाणु मिलते हैं तो अणु बनता है। अब अगर परमाणु के बारे में देखें, एटम के बारे में देखें, समानता एटम जो बना होता है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। अगर देखा जाए तो एटम में 30, लगभग 30 से भी अधिक पार्टिकल एटम में होते हैं, खोजे जा चुके हैं। लेकिन जो मूलभूत कण परमाणु के माने जाते हैं वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को माना जाता है। तो पहले आइए देखते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के संदर्भ में। तो देखिए, यहां पर जो देखना है, जो इलेक्ट्रॉन को देखें तो इलेक्ट्रॉन पर क्या है? निगेटिव चार्ज है। ये निगेटिव चार्ज है, और इस पर निगेटिव चार्ज की जो मात्रा है 1.6 10⁻⁻⁹ कूलम का आवेश इस पर होता है। और इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है, द्रव्यमान, 9.1 × 10⁻31 kg। ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, ठीक है।
द्रव्यमान का मतलब समझते हो कि नहीं? एक द्रव्यमान होता है, एक भार होता है, दोनों में क्या अंतर है? भार और द्रव्यमान में क्या अंतर है? मास और वेट में क्या अंतर है? क्या होता है? द्रव्यमान में एक एक कण को जोड़ा जाता है। एक एक कण को जोड़ा जाता है। कोई बताए? ऑक्युपाई करता है, क्या ऑक्युपाई करता है? जो वो मतलब कोई द्रव्यमान है जितना स्पेस ऑक्युपाई करेगा वो उसका द्रव्यमान बन जाएगा, और वो जितना ग्रेविटेशन मतलब अपना आयतन ग्रेविटी जितना फोर्स लगाएगा वो उसका मास बन जाता है। अरे मान लीजिए क्या होता है वेट बराबर होता है mg। कभी पढ़े हो? m द्रव्यमान है, g क्या ग्रेविटी है। आपका द्रव्यमान किसी भी ग्रह में चले जाओगे वही रहेगा, लेकिन आपका वेट बदल जाएगा ना। वेट जी हो गया, आप एम एम गुणे जी कर दोगे तो वेट आ जाएगा। एम क्या है? द्रव्यमान है। पृथ्वी पर आपका भार कुछ और होगा, चंद्रमा पे भार क्या होगा? घट जाएगा, क्योंकि वहां ग्रेविटी क्या है? कम है। समझ में आ रही है? हर ग्रह पे वेट घट बदल जाता है, लेकिन द्रव्यमान नहीं बदलता। समझ गए? और अगर प्रोटॉन की बात करें, ये पॉजिटिव चार्ज होता है, इसको ऐसे ही नोट करते जाइएगा। अब ये आशा मत करिएगा कि मैं इमला बोल के लिखाऊंगा। और इसका अगर हम चार्ज कहें तो इस पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का धनात्मक आवेश होगा प्रोटॉन पर ना। और प्रोटॉन के अगर मास की बात करें, इसका मास होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27। अब बताओ इलेक्ट्रॉन का मास ज्यादा है कि प्रोटॉन का मास ज्यादा है? किसका मास ज्यादा है? कीड़ा के सख्त मारने का मन करता है। इतना सोचना पड़ रहा है तुम लोगों को यार। किसका मास ज्यादा है? तुम बताओ, किसका मास ज्यादा, प्रोटॉन का कि इलेक्ट्रॉन का? तुम बताओ। इलेक्ट्रॉन का। तुम बताओ। प्राइमरी क्लास में मैथ पढ़े कि नहीं पढ़े हो? क्या पढ़े हो मैथ? अरे भैया, 10⁻⁻1 बड़ा है कि 10⁻⁻2 बड़ा है? ये बताओ। 1 बड़ा है ना। इसका मतलब क्या हुआ? बोलो। सूचना पड़ रहा है। माइनस का मतलब ये इसका भार, इसका द्रव्यमान इससे 31 हो गया ना। बोलो। अरे यार, 10⁻⁻1 का मतलब क्या हुआ? 1/10 हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। और 10⁻⁻2 का 1/100 हुआ, तो 1/10 बड़ा है कि 1/100 बड़ा है? फिर बेसिक चीज है यार। अब इसको अगर इसमें हम माइनस हटा दें तो ये बड़ा हो गया, माइनस हटा दे तो ये बड़ा हो गया। समझ में आ रहा है? तुमको कुछ समझ में आया? देखो एक चीज बता दें, हम बिल्कुल हम बहुत खराब बोलते हैं। अगर आप कुछ नहीं जानते हो तो जिंदगी भर उल्लू बनोगे। कोनो दुनिया के कोई कोचिंग में चले जाओ, चाहे 2 लाख रुपया दे दो, वहां पढ़ो,
तो जब टीचर पढ़ा के समझ में बताया तो उनको भाई गुरु किसको दे रहा है, द्रोणाचार्य ने अर्जुन को क्यों दी धनुर्विद्या, सबको क्यों नहीं दी? जब पात्र नहीं है तो क्या करेगा टीचर बताओ? जब आप में योग्यता होगी तभी टीचर देगा, और योग्यता नहीं है तो टीचर क्या करेगा? वो पहले गुरुकुल में जाते थे बहुत सारे लोग पढ़ने, सबको गुरु अच्छा ज्ञान नहीं देता था, जानता था गधा है अड़ा देगा, नीचे फेंक देगा, इस लायक नहीं। जब तक पात्रता विकसित नहीं करोगे, पात्रता समझ रहे हो, बेसिक ज्ञान की पात्रता विकसित करो। मैं बार बार कहता हूं क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक की एनसीईआरटी पढ़ो। और ये बेसिक सी चीज मैंने पूछी और सिंपल सी चीज है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। कौन बड़ा है? अहिल गए सब लोग। यूपीएससी ये सब पता लगा लेता है, नॉलेज है कि नहीं। नॉलेज का मतलब क्या होता है, ज्ञान का मतलब क्या, रटना थोड़ी होता है। हम जो आपको पढ़ाते ही पुराना पढ़ा हुआ जब टॉपिक आता तो याद आ जाता है, उसको लाके जोड़ देते हैं और यही चाहता है वो। समझ में आया? प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन। अब थोड़ा न्यूट्रॉन को देखते हैं। जो न्यूट्रॉन होता है ना, न्यूट्रॉन क्या होता है? चार्जलेस। चार्जलेस पार्टिकल, यानी कोई आवेश नहीं होता। चार्जलेस का मतलब कोई आवेश नहीं होता। लेकिन इसका अगर मास देखें, तो इसका मास और प्रोटॉन का मास क्या है? बराबर है ना। अगर प्रोटॉन पर चार्ज ना हो तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक ही चीज है कि नहीं है? यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों समान है, दोनों का मास समान है। इसीलिए देखेंगे जब परमाणु भार निकालते हैं, एटॉमिक वेट जब निकालते हैं तो P+N का निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं जोड़ते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान से बहुत कम हो जाता है। तो जब बहुत कम हो जाता है तो उसके द्रव्यमान को इसमें जोड़ा नहीं जाता है, नगण्य मान लिया जाता है। नगण्य होता नहीं है लेकिन नगण्य मान लिया जाता है। तो परमाणु भार का मतलब प्रोटॉनों की संख्या धन न्यूट्रॉनों की संख्या। समझ में बात आई? इतनी बात समझ में आई तुमको? नहीं समझ में? क्या नहीं समझ में आया? परमाणु भार है, आइटम लेते तो आइटम का मास कितना ही है, तो मास कैसे पता चलेगा? प्रोटॉनों की संख्या धन न्यूट्रॉनों की संख्या। एक प्रोटॉन का मास मालूम है, एक न्यूट्रॉन का मास मालूम है। बात समझिए यार। जैसे परमाणु की संरचना जो होती है, हमको जानते हैं बेसिक पढ़ाने में बहुत खराब लगता है। हम पता नहीं क्यों हमको बेसिक पढ़ाने में बहुत खराब लगता है, लेकिन आप ही नहीं, ज्यादातर लड़के जो इंग्लिश मीडियम पढ़ के आते हैं उनका बहुत अच्छे होते हैं। काम पब्लिक स्कूल में पढ़ के आ रहा हूं, उन्हों की दशा बहुत अच्छी नहीं होती, थोड़ा 19-20 होते हैं। हम तो पढ़ाते हैं इंग्लिश मीडियम, आप थोड़ा सा वो ठीक होते हैं लेकिन बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। माँ बाप सोचते हैं कि इतना पैसा देंगे हर महीना तो हमारा बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ेगा। आप ये कल्पना करिए पब्लिक स्कूल में जो पढ़ाने वाले टीचर उनको कितना सैलरी मिलती है? 8,000, 10,000, 15,000। जिसमें बहुत योग्यता होगी वो वहां पढ़ाने नहीं जाएगा। हाबा डाबा समझते हो? स्कूल में जैसे एंट्री करोगे एक तो दरबान बैठा है,
अंदर एंट्री करोगे तो एक मैडम है, जैसे कोचिंग में मैं जो पढ़ाता हूँ, कोचिंग में बार बार जाता हूँ, तो बहुत सुंदर सी बैठती है काउंसलर। जैसे जब लड़कियां की शादी होती है तो दुल्हन की तरह सजाया जाता है ना, लीपा पोती की जाती है, वैसे ही वो लड़की मैं जब जाता हूँ, बेचारी रोज, क्योंकि उसका बिजनेस है, वो काउंसलिंग करती है, सवेरे 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक बैठती है। आप कल्पना करिए कि माँ रिलीफ पोत करके और बड़ा हावा डावा वाला कपड़ा पहन करके कंफर्टेबल ना रहते दिन भर बैठे रहना, अट्रैक्टिव लगना, कोचिंग का पहला फंडा होता है। जो कोचिंग होती है बड़े बड़े शहरों में, उसका पहला फंडा होता है अट्रैक्टिव लड़की को बैठाना, सुंदर हो और हावा डावा जैसा, और इंग्लिश जरूर बोलना। दिल्ली में मैं जब पढ़ाता था चाणक्या में, तो उसके AK मिश्रा हुआ करते थे, मालिक है उसके। तो वहां जब एक लड़की थी, वो बहुत पहले की बात है, बड़ी अच्छी सैलरी पाती थी, 65-70 हजार उसको देते थे। मैं कैसे बड़ा लंबा देते, कहा यार दिन भर में 4 तो कैंडिडेट गिरा दी तो हमारा पैसा आ गया ना। वो बिजनेस होता है ना, बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू। अब एक कैंडिडेट 1 लाख दे रहा है और उसका काम है काउंसलिंग करना। अब लड़का आया तो सबसे पहले कहती, क्या नाम है? राजेश। बेटा राजेश कुमार, आपका जन्म ही IAS बनने के लिए हुआ। पहला तीर एकदम सटीक चल गया। अब लड़का बस्ती या किसी छोटे जिले का रहने वाला, वैसे उसका सीना फूल गया, और वो भी एक लड़की कह रही है, सुंदर सी लड़की। तो क्या होगा, वो उसका हाथ पैर इसे क्या होगा, कांपने लगेगा। ये साइकोलॉजिकल गेम होता है, पूरा साइकोलॉजी गेम। और दिन भर में 4 एडमिशन हो गया, तो उसका तो काम बन गया, बिजनेस हो गया। अब वो 70 का 1 लाख मांगे तो महीना तो दे देगा वो। अगर कोई कैंडिडेट आ गया, बढ़िया से काउंसलिंग हो गई, एडमिशन हो गया। और ये छोड़ दीजिए, आगरा में क्लास लेता था, तो वहां एक कोचिंग है, और अब तो खैर दिल्ली में भी उनकी ब्रांच हो गई, तो बहुत नाम मैं नहीं लूंगा, लेकिन अक्सर मैं जाता था तो जो डायरेक्टर साहब थे वो बैठे रहते, तो बगल में मैं भी गया, बैठ गया 10 मिनट। अब एक बंदा आया, वहां पे जाट होते हैं, बड़े टेढ़े टाइप के होते हैं, तो आया, बैठा लड़का, तब वो बैठे थे, ऐसे लगाए थे फोटो जो सिलेक्टेड लोग। ये पवन कुमार को देख रहे हो? हाँ सर, हाँ। पता है, ये जब मेरे पास पहली पहली बार आया था तो रोता रोता आया, दरअसल मैं सुसाइड कर लूंगा। मैंने कहा बेटा 1 साल का समय दो तो तुमको IAS बना देंगे। देखो आज IAS होगा, बात करोगे। जो जिसका फोटो लगाया वो उनकी कोचिंग में नहीं पढ़ा है, और कोई बंदा बाहर भाई दूसरी जगह बैठा है। अब आपको क्या पता किससे बात हो रही, खून मिला के दे दिया, अब लड़के का देखा हाथ ऐसे कांप रहा है, आपको फील करा देंगे आप IAS बन रहे हैं। साइकोलॉजिकल गेम है। अब लड़के का हाथ एकदम कांप रहा है, तो उसको लगा सही मैं IAS से बात कर। अब क्योंकि मुझको बुलाया पढ़ाने, तो मैं तो नहीं ना बोल सकता ना भाई, मेरा भी धंधा है। अगर मैं वहां बोल दूंगा तो कहेगा गुरु जी ऐसा आप जाइए, बुढ़िया बिस्तरा दीजिए, मैं नहीं बोल सकता। मैं अंदर अंदर मुस्कुरा भी रहा था, देखिए कितना बढ़िया बिजनेस चल रहा हूं, और वो कौन जो बात कर रहा है ऐसे हिल रहा है, तुरंत पैसा पटका 80,000 रुपये चला। ये होता है। ये कोई भी बड़ी कोचिंग में चले जाइए, पढ़ाएंगे सब यही साइकोलॉजिकल गेम होता है। क्योंकि जो लड़का BA BSc करके निकला है, तो वो खुद अब परेशान अपने करियर को लेकर के, उसको मोटिवेट करना। उसके माँ बाप आएंगे तो उनके माँ बाप को, माँ आ गई तो और अच्छा, इमोशनल गेम शुरू हो जाता है। और वो गेम जो काउंसलर रहती है पूरी ट्रेंड होती है, उसको मालूम है कैसे इमोशनल गेम खेलना है। सब साइकोलॉजिकल गेम होता है। पैसा निकल आया, हो गया एडमिशन। ये होता है। कोई भी प्राइवेट कोचिंग में जाए, हाबा डाबा समझ रहे हैं, बैठा है तो वहां बैठा है, प्लीज सर, हाँ सर, जैसे होटल में, वो सब बिहेवियर चालू हो जाता है।
इसीलिए मैं कहता हूं पात्र बने। जब आप पात्र होंगे तो आपको समझ में आएगा कि बेवकूफ बना जा रखते है। अब टीचर आपके लेवल का है कि नहीं, आप कैसे जज करोगे? और उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। जब तक आप नहीं पढ़ोगे आप टीचर को जज नहीं कर सकते। मुझे एक बैच आज तक मिला जिसमें मुझे लगा कि बेटा 2 घंटे की क्लास है तो 3 घंटा पढ़ो, और वो बनारस में बैच था, और यहां से करीब 15-16 साल पहले की बात है। बीएचयू का स्टूडेंट था, सब बैच था, और उसमें कई बच्चा आईआईटीएन था। तो जिनकी कोचिंग थी उन्होंने कहा सत्येंद्र सर ने कि सर देख के जाइएगा और फिजिक्स के पोर्शन में मत टच करिएगा, सब आईआईटीएन है। तो जब मैं क्लास में पढ़ा था तो सर ये मुझको भी पता, कुछ और बताइए। बेसिक सब उनका क्लियर रहता था, वो करंट की डिमांड कर रहे थे। और उस बैच में 20 लड़के थे, 10 लड़कों का सिलेक्शन हुआ था, 2 यूपीएससी में, बाकी का यूपीपीसी में। रिकॉर्ड है, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि 20 लड़कों का बैच हो और उसमें से 10 का सिलेक्शन हो जाए। रिकॉर्ड था बैच, और सब आईआईटीएम बीएचयू के स्टूडेंट थे और दमदार बच्चे थे। हम टॉपिक लिखते थे, दूसरे दिन क्वेश्चन बना के ले आते थे, सर ये टॉपिक है, आपने जो बोला था ये इसको जरा समझाइए, हमको समझ में नहीं आया। तो टीचर को पढ़ना पड़ता है। जब आप नहीं पढ़ोगे तो टीचर नहीं पढ़ता है, आप पढ़ोगे तभी टीचर पढ़ेगा, ये जान लीजिए आप। बिल्कुल सही चीज आपको बता रहा। मुझे आज पढ़ाते हुए 2004 से पढ़ा रहा हूं, 22 साल का समय बीत गया मेरा। यूपीएससी में तो लगभग 18 साल हुआ, उसके पहले भी और कोचिंग में पढ़ा है, इसलिए पढ़ने की आदत डाली है। ये बात समझ में आई? यानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों सेम पार्टिकल है, अंतर केवल चार्ज का होता है। अब अगर आज देखा जाए तो परमाणु में 30 से अधिक पार्टिकल की यानी कणों की खोज की जा चुकी है। 30 से अधिक कणों की पार्टिकल की खोज की जा चुकी है। अब जैसे कुछ कण है, एक कण है पॉजिट्रॉन। अब देखिए पॉजिट्रॉन का मतलब पॉजिटिव चार्ज है, और इसका जो चार्ज है वो 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम का, यानी जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन पे होता है उतना ही चार्ज है। अब पॉजिट्रॉन है तो पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन जो इसका मास है वो इलेक्ट्रॉन के मास के क्या है? बराबर है। इसका मास इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर है, इसीलिए इसको एंटी इलेक्ट्रॉन पार्टिकल कहते हैं। एंटी इलेक्ट्रॉन पार्टिकल, ये भी एक पार्टिकल है। पहले पार्टिकल समझ लीजिए परमाणु में कहां कहां होते हैं कुछ पार्टिकल, तब फिर हम आगे की चर्चा करें। इसके अलावा देखेंगे तो एक न्यूट्रिनो होता है, ये भी एक पार्टिकल है एटम में, लेकिन ये चार्जलेस मासलेस पार्टिकल है। अब एक चीज समझिए, चार्जलेस तो समझ में आया, मासलेस का अगर कोई चीज है उसका अस्तित्व है तो मास तो होगा, लेकिन उसका मास बहुत कम है। मास जब बहुत कम है, इलेक्ट्रॉन से भी मास बहुत कम हो जाता है, तो उसे क्या कह देते हैं? मासलेस। तो न्यूट्रिनो क्या है? न्यूट्रल है। और क्या है? मासलेस पार्टिकल। पॉजिट्रॉन क्या है? एंटी इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है। ये समझे, अपने हिसाब से नोट कर, हम इंग्ला बोल के नहीं लिखाएंगे, समझ लीजिए, जहां जरूरत होगी वहां लिखाएंगे। अब देखिए एक और पार्टिकल होता है जिसको कहते हैं पाई मेसॉन। पाई मेसॉन। अब ये पाई मेसॉन क्या होता है? ये भी पार्टिकल है, इसके 3 फॉर्म होते हैं, पाई पॉजिटिव मेसॉन, पाई निगेटिव मेसॉन और पाई मेसॉन, यानी न्यूट्रल होता है, चार्जलेस होता है। ये 3 फॉर्म होते हैं। समझ में आ रही बात?
ये भी पार्टिकल है। अब इस पार्टिकल का जो द्रव्यमान है, इसका जो द्रव्यमान है इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 270 गुना, यानी इलेक्ट्रॉन का जो मास है इसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन से 270 गुना ज्यादा, यानी इलेक्ट्रॉन से ज्यादा भारी है ये। इसका द्रव्यमान कितना है? इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 270 गुना। ठीक, अब एक इंपॉर्टेंट चीज समझिए, देखिए कम से कम ये चीज तो जरूर पढ़े होंगे कि जो परमाणु होता है उसके केंद्रक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और चारों ओर चक्कर कौन लगाता है? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। पहली में 2, दूसरे में अधिकतम 8, कम हो सकते हैं, ज्यादा नहीं हो सकती, ये आप जानते होंगे। अब आप एक चीज जरा हमको बताइएगा कि जो परमाणु होता है, परमाणु के केंद्रक में प्रोटॉन है, प्रोटॉन में धनात्मक चार्ज है। बीच बीच में बोलिए मत, गंदी बैड है, देखिए कभी बोलना नहीं चाहिए, टीचर जो बोले ध्यान से सुनिए। पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन चार्ज लेस है। अब एक परमाणु में तो बहुत सारे प्रोटॉन होते हैं ना, कई परमाणु में कई प्रोटॉन होते हैं। जैसे आप बहुत सारे आइटम देखेंगे जिसका परमाणु भार बहुत ज्यादा है। परमाणु भार बहुत ज्यादा, इसका मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या भी ज्यादा होती है। समझ रहे हैं? तो इसमें होता क्या है कि ये तो पॉजिटिव चार्ज है, ये न्यूट्रल है। अब आप एक चीज जानते हो, अगर दो पॉजिटिव चार्ज को एक दूसरे के करीब लाओ तो क्या होता है? फेंकता है ना। और पॉजिटिव निगेटिव क्या करेगा? दूसरे आकर्षित करेगा। अब अगर आप परमाणु का साइज देखें, जो केंद्रक का साइज होता है, इसका जो डायामीटर होता है 10⁻⁻15 मीटर होता है। इसको कहते हैं फर्मी। एक फर्मी इक्वल टू, एक थर्मेटोमीटर इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर। इतना छोटा होता है कौन? न्यूक्लियस। और एटम का साइज देखें तो एटम का जो डायामीटर होता है वो 10⁻⁻12 मीटर होता है। यानी परमाणु का व्यास 10⁻⁻12 और केंद्रक का व्यास 10⁻⁻15 मीटर। इसको क्या कहते हैं? अभी याद हो गया यार, नैनो टेक्नोलॉजी पढ़ाए हैं। ये क्या हो गया? पीको हो गया ना, पीकोमीटर में हो गया। ये क्या हो गया? और मैटोमीटर हो गया, और इसी को फर्मी भी कहते हैं। है? बात समझ में आ रही है? इसलिए बेसिक से लेके चल रहे हैं। अब हमको आप एक चीज बताइए कि पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे के करीब आते तो फेंकते हैं, निगेटिव आएगा तो फेंकेंगे, और पॉजिटिव निगेटिव आकर्षित करते। अब इतनी छोटी सी जगह में कैसे बहुत सारे प्रोटॉन रह रहे हैं? इतनी छोटी सी जगह में बहुत सारे प्रोटॉन हैं, कैसे रह रहे हैं? उसका कारण कोई बताएगा? आप में से कई लोग साइंस वाले होंगे। क्या करेगा? जो उसका ऑर्बिट है उसको थोड़ा एक्सपेंड करके हाँ, क्या होता है? जगह का क्या होता है? समझिए, यहां पर एक बल काम करता है, उस बल को कहते हैं न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स जो होता है यही इस केंद्रक को बांध के रखता है। अब आप कहें सर ये होता क्या है?